गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि कल तक हम लोगों ने देखा कि कैसे यूरोपीय शक्तियां भारत में आईं और उन्होंने अपना अपना व्यापार प्रारंभ किया और व्यापार में अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए उन्होंने साम दाम दंड व भेद के तरीके भी उन्होंने अपनाए। नए नए फरमान जारी करवाया राजाओं से, कर न देने की छूट प्राप्त कर लिया। इसके अलावा राजाओं को नए नए गिफ्ट, नए नए उपहार उन्होंने दे करके खुश करने का प्रयास भी किया। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। राजाओं के मन में एक उम्मीद यह भी थी कि विदेशी व्यापारी भारत में आ रहे हैं व्यापार करने के उद्देश्य से, तो यहाँ का खजाना भी समृद्ध होगा। एक तरह से खुली अर्थव्यवस्था की कल्पना थी उनके भीतर। उनको लग रहा था कि उनका जो कोष है, उनका जो खजाना है, वो अधिक से अधिक बढ़ेगा, क्योंकि करों में छूट देने से उन्हें उम्मीद थी कि व्यापारी, जो विदेशी व्यापारी थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित होंगे और राज्य खूब फलेगा फूलेगा। तो इस उम्मीद से भी उन्होंने फ्री कर दिया था यूरोपीय व्यापारियों को भारत में व्यापार करने के लिए। इसके अलावा देखा जाए तो एक धमकी भी मिलती थी उन्हें, यूरोपीय व्यापारियों से धमकी भी मिलती थी। खास करके पुर्तगाली व्यापारी भारतीय राजाओं को यह धमकी देते थे कि यदि किसी दूसरे देश के नौसैनिक आएंगे, नौसेना का जहाज आएगा या व्यापार करने के उद्देश्य से आएगा, तो उसे वो रोकेंगे नहीं। और भारत की जो नौसेना थी, जो नाविक शक्ति थी, वो बहुत कमज़ोर थी, इतनी ताकतवर नहीं थी कि यूरोपीय देशों की सशक्त नौसेनाओं को पराजित कर पाती। ऐसी स्थिति में उन्हें एक सहायता की ज़रूरत थी। जैसा कि अंग्रेज़ थे, फ्रांसीसी थे, डच थे, ये सभी लोग कहते थे कि व्यापार की छूट दोगे तभी हम हिंदुस्तानी जहाज़ों की सुरक्षा की गारंटी देंगे, नहीं तो मौका मिलने पर उन्हें लुटा व डुबोया जाएगा। तो एक भारत के राजाओं को एक डर बना हुआ था कि यदि हम अंग्रेज़ों की, फ्रांसीसियों की और डचों की मदद नहीं करेंगे, उन्हें व्यापार में छूट नहीं देंगे, तो जो पुर्तगाली नौसेना है वो हमारे मतलब जहाज़ों को डुबो देंगे या बर्बाद कर देंगे, नष्ट कर देंगे। इस वजह से भी, इस डर से भी भारत के राजा अंग्रेज़ और फ्रांसीसी और डच व्यापारियों को भी मदद देना शुरू कर दिए। अब इन नीतियों और स्थितियों का फ़ायदा उठाकर यूरोप के व्यापारियों ने हिंदुस्तान में व्यापार से खूब लाभ कमाया। उन्हें तमाम सारे टैक्स नहीं देने पड़ते थे, उसमें छूट मिल गई थी। ज़मीन खरीद कर उन्होंने अपने गोदाम, घर, बंदरगाह और अपने अपने तमाम सारे किले भी बना लिए। इस तरह से देखा जाए तो जो विदेशी व्यापारी कंपनियां थीं जो भारत में स्थापित हुई थीं ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, वो धीरे धीरे भारत में अपनी जड़ें जमाने लगीं। कालांतर में देखें तो बाकी कंपनियां तो यहाँ से नष्ट हो गई, समाप्त हो गई, वो अपने देश वापस चली गईं। लेकिन अंग्रेज़ों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो परमानेंट, स्थायी तौर पर यहाँ स्थापित हुई और बाद में उसी कंपनी के ही माध्यम से यहाँ उपनिवेश बना और यहाँ पे राजनीतिक सत्ता भी उन्होंने हथियाया। अब हम इनके विस्तार को थोड़ा सा अलग से देखें तो ये मैप है। मैप में देखते हैं, जैसा कि पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया है, कि जो पुर्तगाल थे, डच थे और जो फ्रांसीसी थे, इन तीनों व्यापारियों का जो विस्तार था वो ज़्यादातर समुद्री तट के जो शहर थे, जो नगर थे, वहीं तक सीमित थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने देखा जाए तो अंग्रेज़ व्यापारी अपना विस्तार बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, यहाँ पर आप देख रहे होंगे उड़ीसा है, यहाँ बिहार है, यहाँ बंगाल है, इन सारी जगहों पे उन्होंने अपना विस्तार प्रारंभ कर दिया था। इसके अलावा दक्षिण भारत के भी कुछ से राज्यों में उन्होंने अपना विस्तार किया था। विशाखापट्टनम में है, पांडिचेरी में फ्रांसीसी भी थे। कई ऐसे केंद्र थे जहाँ पे अंग्रेज़ और फ्रांसीसी दोनों कंपनियाँ अपना व्यापारिक किला, अपनी व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करना चाह रहे थे, वो कर भी रहे थे। और इसीलिए कालांतर में देखा जाए तो फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों में संघर्ष भी हुआ और कई सारे युद्ध भी हुए। अंततः देखा जाए तो फ्रांसीसी पराजित हुए, अंग्रेज़ों की विजय हुई और इस तरह से उन्होंने अपनी कंपनी को स्थायी रूप से यहाँ स्थापित कर लिया।
तो आप लोग ग्रे कार्य में ये भी कर सकते हैं कि यहाँ हिंट दिया हुआ है, ये जो डॉट बना हुआ है, जहाँ जहाँ ये नक्शे में डॉट डॉट बना हुआ है वहाँ अंग्रेजी कंपनी स्थापित थी। एक थोड़ा और दूसरे तरह का छोटा डॉट है, वहाँ जहाँ पे बना हुआ है वो डच कंपनियाँ हैं। एक ट्रायंगल त्रिभुज, छोटा त्रिभुज बना हुआ है, जहाँ जहाँ वो फ्रांसीसी कंपनी, फ्रांसीसी फैक्ट्री वहाँ पे स्थापित थी। और ये बड़ा जो त्रिभुज है जहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे पुर्तगाली फैक्ट्री, पुर्तगाली व्यापारी केंद्र वहाँ पर स्थापित थे। तो इस तरह से 4 कॉलम बनाते हुए अंग्रेजी, डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली ये लोग कहाँ कहाँ अपनी कंपनी के फैक्ट्री या व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे, उसको आप लोग अलग अलग छांट करके लिख सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें आपकी बुक में दिया हुआ है कि आओ और भी जानें। यूरोपियों द्वारा मसालों का प्रयोग स्वाद के लिए नहीं बल्कि मांस को सड़ने से बचाने के लिए किया जाता था, जिससे मांस कई महीनों तक सुरक्षित रह सके। यानी खाने में जो स्वाद के लिए वो लेते थे तो लेते ही थे। इसके अलावा प्रिजर्वेटिव के तौर पे, जैसे आजकल प्रिजर्वेटिव कोई भी चीज़ को, खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए हमें केमिकल कोई प्रिजर्वेटिव को प्रयोग में लाना पड़ता है, उसी तरह से पहले के लोग मांस को सड़ने से बचाने के लिए मसाले का प्रयोग करते थे। मसालों से उसको मसाले मिला करके उसको रख देते थे तो कुछ दिनों तक वो ख़राब नहीं होता था। आगे देखें तो पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड आदि यूरोपीय देशों का क्षेत्रफल, जनसंख्या व संसाधन भारत के एक प्रांत उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल, जनसंख्या व संसाधनों की तुलना में कम है। ये देश भारत से हज़ारों किलोमीटर की दूरी पर हैं। इन सब के बावजूद ये यूरोपीय देश भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल हुए। क्यों सफल हुए, इसकी चर्चा हम लोग पीछे भी कर चुके हैं। जिस समय यूरोपीय देशों में तकनीकी विकास, जैसे घड़ी, छपाई के लिए प्रेस, बंदूक आदि बनाए जा रहे थे, उस समय हमारे देश के शासक इनसे अनभिज्ञ व अपरिचित थे। इसका तात्पर्य यह है कि हमारा देश परंपरागत ढंग से जैसे विकास हो रहा था वैसे अपने पथ पे चला जा रहा था। तमाम नए नए आविष्कार अन्य देशों में, यूरोपीय देशों में या एशिया के अन्य देशों में हो रहे थे, लेकिन भारत में इस तरह से कोई भी नए नए आविष्कार नहीं हो पा रहे थे उन दिनों। धनी व्यापारियों ने पैसा उधार देने के लिए बैंक की स्थापना की। इसके लिए वे शुल्क लेते थे जिसे ब्याज कहते थे। आज भी जैसा आप लोग जानते होंगे, बैंक से यदि हम पैसा उधार लेते हैं तो बैंक उसके बदले में पैसा जो मूलधन लेता है उसके साथ साथ ब्याज भी लेता है। उसी को उस समय शुल्क कहा जाता है, कहा जाता था, जो आज ब्याज के रूप में हम लोग जानते हैं। कहीं भी चाहे हम किसी प्राइवेट एजेंसी से यदि हम कर्ज लेते हैं या बैंक से लेते हैं या कभी कभी किसी व्यक्ति से भी ऐसे जो ब्याज पे पैसे देते हैं उनसे यदि हम लेते हैं, तो जो मूलधन होता है उसके साथ साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा देना होता है, उसको ब्याज कहते हैं। तो उस समय भी धनी धनी जो व्यापारी थे वो पैसा उधार देते थे। बैंक की स्थापना की स्थापना के लिए उन्होंने उधार दिया और इसके बदले में जो पैसा लिया वो उसमें कुछ शुल्क जोड़ करके या ब्याज जोड़ करके वापस लिया। लोग अपना धन बैंकों में सुरक्षित रखते थे। पहला बैंक इटली वासियों का था। 17वीं शताब्दी में लंदन तथा आम्स्टर्डम बैंक व्यवस्था वाले सबसे महत्वपूर्ण बने। इसके अलावा देखा जाए तो आज यूरोप के समस्त देश यूरोपियन यूनियन में संगठित हो गए हैं और आर्थिक रूप से एक शक्ति के रूप में उभर कर आ रहे हैं। तो देखें तो यूरोप में जितनी शक्तियां थीं, जितने बड़े बड़े देश थे, उन सारे देशों ने मिलकर आज की तारीख में एक यूनियन बना लिए हैं, एक संघ बना लिए हैं। उनकी एक करेंसी है, एक मुद्रा है, वो उस मुद्रा को यूरो कहा जाता है। पहले क्या था कि सारे देशों में अलग अलग अपनी अपनी करेंसी, अपनी अपनी मुद्राएं चलती थीं, लेकिन जब से यूरोपियन यूनियन बन गया है तब से उन सारे देशों का, जो यूरोप के जितने देश हैं जो उस यूनियन में शामिल हैं, वहाँ सब का एक ही मुद्रा, एक ही करेंसी यूरो के नाम से हम जानते हैं, वो प्रचलन में आ गया। इस तरह से हम लोग देखें तो आज पूरा ये जो आपका यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं करीब करीब।
इसको फिर से आप लोग पूरे पाठ को स्वाध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न होगा, कोई बात होगी तो उसको लिख करके या फ़ोन करके ग्रुप में कैसे भी आप लोग इसको दूर कर पाएंगे। अब थोड़ा सा हम अभ्यास कार्य की तरफ चलें तो 5-6 प्रश्न हम दे रहे हैं। पहला प्रश्न है कि कोलंबस ने किस देश की खोज किया। दूसरा क्वेश्चन है वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था। तीसरा प्रश्न जहांगीर के दरबार में आने वाले अंग्रेज राजदूत का क्या नाम था। चौथा प्रश्न कोठी से आप क्या समझते हैं। पांचवा नए व्यापारिक मार्गों की खोज क्यों प्रारंभ हुई। और छठा क्वेश्चन यदि आपको अपने व्यापार के सिलसिले में किसी से बात करना हो तो कैसे बात करेंगे, एक वार्तालाप लिखिए। ये छठा जो प्रश्न है ये आपको थोड़ा सा चिंतन करके विचार करके एक जैसे इस पाठ में देखा होगा आप लोगों ने कि अंग्रेज़, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाल सारे देश के व्यापारी प्रतिनिधि यहाँ आए व्यापार करने के उद्देश्य से, और यहाँ के जो राजा थे, जो यहाँ के शासक थे, उनसे कैसे व्यवहार करके उन्होंने यहाँ अपना व्यापार स्थापित किया। ये अलग बात है कि उन्होंने साम दाम दंड भेद इन चारों नीतियों का प्रयोग करके छल बल के माध्यम से यहाँ पे अपना व्यापार स्थापित किया। लेकिन हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि यदि आपको कोई व्यापार करना हो भविष्य में तो आप व्यापारी बन करके यदि किसी से बात करना चाहेंगे तो किस लहजे में किस तरह से बात करेंगे, कौन कौन से मुद्दों पे बात करेंगे, इसका एक वार्तालाप तैयार करके आप लिख सकते हैं। लिखिएगा और इसको ग्रुप में भेजिएगा, बात करेंगे हम लोग फिर। और ये अध्याय आज ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम अगले लेसन पे, अगले पार्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे अगले दिन। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।